चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे किससे? इरिगेशन मैनेजमेंट से। ठीक है। आप सभी लोग ने या फिर एसआरएफ या फिर जीआरएफ दिया होगा, मतलब जीआरएफ तो दिया होगा आई थिंक, और नहीं भी दिया होगा तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे कि क्या इंपोर्टेंस है इरिगेशन मैनेजमेंट की आपके जीआरएफ एग्जामिनेशन में। आपके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है इरिगेशन मैनेजमेंट में ताकि आप स्किल्ड कर सको, और कौन कौन सी बुक है जिसे आप प्रेफर कर सकते हैं आपके जीआरएफ की प्रिपरेशन के साथ साथ। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं जो आपके जीआरएफ के लिए और एसआरएफ के लिए नेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कोई भी क्वेरीज है तो हम लेक्चर के लास्ट में 15 मिनट आपको देंगे जहां पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आई जस्ट होप इतना क्लियर है सभी को। ठीक है। देखो, सबसे पहले जब हम किसी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, लाइक जीआरएफ हो गया, नेट हो गया, एसआरएफ हो गया, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसमें सबसे जो रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? सिलेबस। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे क्या? राइट? आपको वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस इतना बता दीजिए। आ रहा है। हाँ, ओके ओके, बस आपको इतना बताना है वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है, स्लाइड दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, लेकिन माइक ऑन करके बताना पड़ेगा। ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेबस। सिलेबस क्यों? क्योंकि सिलेबस आपको पाथ प्रोवाइड करता है कि आपको किस ओर जाना है ना, आपको कौन सी बुक रिसोर्सेस का यूज करना है, आपको कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी है ना, किस तरीके से आपको आगे अपना तैयारी जो है, जो प्रिपरेशन है उसको आगे लेकर जाना है। इसलिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपके वाटर मैनेजमेंट या फिर इरिगेशन मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है आपके जीआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए और नेट एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपकी 5th यूनिट में आपको वाटर मैनेजमेंट का सिलेबस मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। ये जीआरएफ का सिलेबस है, और हम इसे नेट का सिलेबस भी अगर मान के चलते हैं तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ इरिगेशन। आप इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, है ना। वाटर रिसोर्सेस एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग। हम ये जो सिलेबस है ना, इसको डिस्कस करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसका हम आगे पूरा आपको जब हम क्वेश्चंस बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो गई हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ज्यादा टाइम नहीं देता है ना। बट एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम जेआरएफ के सिलेबस में, नेट के सिलेबस में और एसआरएफ के सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जो कि सारे एस्पिरेंट के मन में होता है ना, क्योंकि जो जेआरएफ के स्टूडेंट होते हैं, अगर वो जेआरएफ क्लियर करके आए होते हैं, वो ना एसआरएफ देना है, तो क्या डिफरेंस आ रहा है? चाहे आप एग्रोनॉमी से एसआरएफ देना चाह रहे हैं या सॉइल साइंस से देना चाह रहे हैं, देखो जो बेसिक्स होता है ना, बेसिक्स होता है, बेसिक्स तो यही होता है ना। जब आप जीआरएफ के सिलेबस में जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 यूनिट मिलती है, लेकिन जब आप एसआरएफ के सिलेबस में जाते हैं तो आपको 2 यूनिट मिलती है ना। लेकिन सारे, चाहे आप जीआरएफ दे लें, नेट दे लें या एसआरएफ दे लें, आपको जो बेसिक्स मिलेगा वो यही मिलेगा, है ना। आपका बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप बीड मैनेजमेंट में चले जाएं, चाहे आप इरिगेशन मैनेजमेंट में चले जाएं, चाहे आप स्टेट में चले जाएं, या फिर आप किसी अदर सब्जेक्ट में भी चले जाएं। जो आपका फंडामेंटल है, जो आपका बेसिक्स है, वो आपके जीआरएफ के लिए भी सेम है, नेट के लिए भी सेम है, एसआरएफ के लिए सेम है। बट एसआरएफ में थोड़ा सा एडिशन या फिर हम कह सकते हैं जीआरएफ का एडवांस फॉर्म होता है, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं करंट से रिलेटेड आते हैं, है ना, कि क्या चल रहा है, कितना एरिया है, कौन सा नया जो प्लानिंग्स आई हुई हैं, है ना, कौन सी स्कीम्स आई हुई हैं, किस गवर्नमेंट ने किस चीज के बारे में क्या कह दिया है, कौन सा इंस्टीट्यूशन अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये थोड़े से जो नए एडवांस फॉर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके एसआरएफ के सिलेबस में एड ऑन हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो जीआरएफ में भी वही क्वेश्चन आते हैं, एसआरएफ में भी वही क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया हम सिलेबस के बारे में बात। अब चलो ठीक है, सिलेबस तो हमें पता चल गया,
है ना, कि चलो ये सिलेबस है, हमें ये पढ़ना है। लेकिन इस सिलेबस की इंपोर्टेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस इरिगेशन मैनेजमेंट की हमारे जेआरएफ में इंपोर्टेंस क्या है। हमें पता है कि इस रास्ते में जाना है, लेकिन वो रास्ता हम क्यों जाएं, है ना, जो हमारी मंजिल है उस तक उस रास्ते का क्या इंपोर्टेंस है। तो चलो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके इरिगेशन मैनेजमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है आपके जेआरएफ प्रिपरेशन में। ठीक है, अब आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके इरिगेशन मैनेजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं थियोरेटिकल, जिसमें स्टेटमेंट टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और दूसरे होते हैं न्यूमेरिकल, जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से इरिगेशन जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। जैसे आप अगर 2020 में देखें तो आपके टोटल 14 क्वेश्चन जो थे वो इरिगेशन मैनेजमेंट से आए हुए थे, है ना, जिसमें से 12 थ्योरीज से थे, न्यूमेरिकल से 2 थे। ठीक है, अगर आप 2021 की बात करते हैं तो 12 क्वेश्चन, 2022 की बात करते हैं तो 9 क्वेश्चन, 23 की बात करते हैं तो 9, एंड अगेन आप 2024 की बात करते हैं तो थ्योरी से 9 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं आपके न्यूमेरिकल से आते हैं। और विश्वास करिए इतने इजी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आते हैं ना जेआरएफ में, बहुत इजी। एसआरएफ में थोड़े से टफ आते हैं, पर जेआरएफ में तो बहुत इजी आते हैं। और इस बार एसआरएफ में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे इरिगेशन मैनेजमेंट से। तो कभी भी, जैसे आप चाहे बीड मैनेजमेंट ले लें, इरिगेशन मैनेजमेंट ले लें, इनमें आपको जितना आपका थ्योरी है ना, उसका आपको 20% हम कह सकते हैं आपको आपका ध्यान किस चीज में देना है, आपके न्यूमेरिकल में भी देना है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल बहुत टफ पड़ता है। लेकिन न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, अगर आपको आ रहा है तो आपका 100% करेक्ट, मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे रैंकर्स होते हैं ना, उनकी न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी कमान होती है। उसका एक सबसे अच्छा एक लॉजिकल रीजन होता है कि अगर आपने अपने न्यूमेरिकल अच्छे कर लिए ना, तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप थ्योरी में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पर न्यूमेरिकल में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 14, 13 है ना, आपके 10 to 14 क्वेश्चन जो होते हैं वो इरिगेशन मैनेजमेंट से आते हैं आपके जीआरएफ में, है ना। देखो अब समझ में आ गया ना, ये इरिगेशन मैनेजमेंट है, ये एग्री डॉक्टर्स के स्टूडेंट हैं कि क्या इंपोर्टेंस है। अब इनको समझ में आ गया कि हाँ भाई इरिगेशन मैनेजमेंट अब हम कितने अच्छे से हमको पढ़ना है, क्योंकि 10 to 14 क्वेश्चंस तो इरिगेशन मैनेजमेंट से आ जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन्हीं से इरिगेशन मैनेजमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने एक बार समझ लिया ना, तो आपके आंसर सही होने ही वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, हाँ या ना? यस मैम। है ना, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि भैया ये इरिगेशन मैनेजमेंट का आपका टॉपिक हो गया, है ना, ये सिलेबस हो गया है, इतने इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें ये सारा बात तो पता चल गया। लेकिन हम इसके लिए कर क्या सकते हैं ताकि हम इन क्वेश्चंस को सही कर सके या फिर हम इसको समझ सकें? तो इसके लिए हम किस चीज पे जाएंगे, आपकी बुक पे एंड स्ट्रेटेजीज पे, कि आपको कौन कौन सी बुक्स देखनी है ना, और कौन कौन कैसी स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी है। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो सबसे पहले आप आ जाइए अपनी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी SR रेड्डी एंड रेड्डी। ठीक है ना, लेकिन रेड्डी एंड रेड्डी से पहले भी मैं आपको क्या प्रेफर करवाऊंगी, SR रेड्डी। क्यों SR रेड्डी? क्योंकि जब आप SR रेड्डी का इरिगेशन मैनेजमेंट देखेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से एक कंपाइल फॉर्म में दिया हुआ है ना। अगर आप फर्दर किसी और बुक को स्टडी भी नहीं करते हैं ना, तो आप, मैं कह सकती हूँ 90 to 95% नॉलेज उसमें जो एक एक वर्ड लिखा हुआ, अगर आप वो समझ गए ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इरिगेशन मैनेजमेंट है क्या, है ना, उसके अप्रोचेस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एकदम बेसिक्स पे कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर आपको क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करना है ना। आप चाहते हैं कि आपके जो 14 क्वेश्चंस आए हैं, एटलीस्ट आपको 13 या आप 14 क्वेश्चन ही आप कवर करें, तो वो इस बुक से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं इस बुक से अलग भी आते हैं। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके, एक बुक होती है इरिगेशन एग्रोनॉमी से, बाय
SR रेडी एंड GK रेडी। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे ना, दैट टाइम यू नो कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं JRF में वो लाइन टू लाइन उठ के आपके SR रेडी, मतलब ये जो इरिगेशन एग्रोनॉमी की बुक है ना SR रेडी एंड GK रेडी से, वहां से आ जाते हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन उठ के। और अगर आपको नहीं है ना यकीन, जब आप पढ़ेंगे ना, स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तब आपको यकीन हो जाएगा। तो आपकी बेस्ट बुक है अभी तक, मैं आपको ये कह सकती हूँ, इरिगेशन एग्रोनॉमी फॉर JRF एस्पिरेंट। लेकिन अगर आप SRF एस्पिरेंट है, मैंने कहा ना JRF का एडवांस वर्जन ही SRF है, तो आपको ये दो बुक तो अपने साथ रखनी ही रखनी है। साथ ही साथ में आपको एक और बुक ऐड करनी है जो है AM माइकल की बुक। ये बुक, इस बुक में 4 या 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है SRF स्टूडेंट के लिए, बट आई रिकमेंड कि JRF स्टूडेंट को इसको प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर आप इन दो बुक्स में ही अपनी कमांड बना लेते हैं तो मैं ये गारंटी कह सकती हूँ कि आप 13 to 14 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से 12 to 13 क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, इजिली, बिना कंफ्यूजन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर 80% थ्योरी आती है तो ऑब्वियसली बात है कि 20% है ना, या फिर ऐसे 85 कर लोगे तो 15% के अप्रॉक्स जो होते हैं आपके न्यूमेरिकल आता है ना। थ्योरी आपको पता है कि बुक दे दिया है, कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, आप कर लेंगे, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल, मैंने एक बहुत अच्छी गलती करते हुए स्टूडेंट को देखा है कि वो न्यूमेरिकल कब करना स्टार्ट करते हैं, जब आपके JRF के 1 या 1.5 महीने बचे हुए होते हैं, और वो वहीं पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है, चाहे आप बीड मैनेजमेंट के ले लें, इरिगेशन मैनेजमेंट के ले लें, या फिर सोयल से ले लें, या फिर कहीं से भी आप न्यूमेरिकल ले लें, आपको न्यूमेरिकल जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जैसे ही आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वहीं से आपको न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। न्यूमेरिकल तो ऐसे होना चाहिए कि हाँ, आपके 3 महीने बचे हैं ना, आपको न्यूमेरिकल पूरे बनने लग गए, आपको सिर्फ एग्जाम से पहले फॉर्मूला देखना है, आपको वहां पे न्यूमेरिकल समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो जैसे ही आपका इरिगेशन मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ में आता है, वैसे ही आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको 1 आवर या 2 आवर अपने न्यूमेरिकल के लिए डिवोट कर देना चाहिए। और अगर आप पूरा देखेंगे ना कि कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके JRF में, तो आपके 5 to 6 या फिर 6 to 7 न्यूमेरिकल आते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, यही रैंक चेंजिंग होते हैं, क्योंकि बहुत इजी होते हैं, और आप अगर कर लिए तो आप में माइनस मार्किंग का कोई चांस नहीं है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए न्यूमेरिकल को कवर करने के लिए। अब न्यूमेरिकल के लिए मैं बुक बता दूं तो भटनागर सर, अमित भटनागर सर की बुक सफिशिएंट है, या फिर अमित सर की भी एक बुक है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, वो SRF वालों के लिए ठीक है, लेकिन आप अमित भटनागर सर की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर JRF एस्पिरेंट एंड नेट एस्पिरेंट एज वेल। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन हमेशा सबके दिमाग में रहता है कि आप जब देखेंगे ना तो आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो 1 साल प्रिपरेशन करते हैं, 2 साल प्रिपरेशन करते हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपके पूरे सिलेबस में जिससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, है ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसे हम लास्ट टाइम रिवीजन करके जा सकें, या फिर अभी से हम उनमें ज्यादा फोकस कर सकें, है ना। क्योंकि आप हर चीज पे इक्वली फोकस नहीं करना है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी होता है ना, एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको करना है, आप हर चीज पे अपना पूरा 100% देंगे, है ना। लेकिन अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आप क्या करेंगे, जो 20% है या जो 30% है सिलेबस है, जिससे 70% क्वेश्चन आने वाले हैं, उस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, और यहीं से आपकी रैंक क्या हो जाती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। यही छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपकी रैंक को चेंज करती हैं। अदरवाइज हर स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है जो JRF SRF दे रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, वो हम 30% टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरीज की बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे क्रिटिकल स्टेजेस की। अगर आप 2020 से आप 23 तक का, मैं बता रही हूँ, 24 का भी मैंने पेपर ज्यादा देखा नहीं है, 23 तक का मैं बता रही हूँ, आप देखेंगे ना हर साल आपके क्रिटिकल स्टेजेस से एक क्वेश्चन है, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है पर आया हर साल है। जैसे कभी पूछ लिया लेंटिल की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है इरिगेशन की, है ना, कभी पूछ लिया चिकपी की कौन सी है, मेस का, ग्राउंडनट का, पल्सेस का। अगर आप जाके देखेंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वो
क्रिटिकल स्टेजेस जो हो गया है ना, और वाटर रिक्वायरमेंट, एक और होता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। ये दो हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से आपके टिप में होना चाहिए, है ना। और ये चीजें कब आएंगी, जब आप अभी से इनको याद करना स्टार्ट करेंगे। इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा, आप हर साल एक क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड देयर स्टेट्स एंड रिवर या डैम, है ना। मतलब कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, वो किस स्टेट में चल रहे हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ डैम है वो किस रिवर में बने हुए हैं, है ना, या फिर कौन सी रिवर है वो किस स्टेट में है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं, आपने हर साल देखे होंगे, यस या नो, जिसने भी पेपर एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर का, हाँ या ना, इतना तो बताओ। यस, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं दूसरा, थर्ड जो टॉपिक है सीक्वेंस से रिलेटेड। अब ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्या है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो एक सीक्वेंस पूछा जाता है, कैसा सीक्वेंस, या फिर क्रोनोलॉजी भी जिसे हम कह सकते हैं। आपको दिया हुआ होगा कि ये आपके हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं, है ना। इसमें वाटर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अरेंज करना है ना। एक इस टाइप का आता है, दूसरा इस टाइप का आता है, जैसे एक आया था क्वेश्चन वाटर बजट से रिलेटेड, है ना, कि नेचुरल जो प्रेसिपिटेशन है, नेचुरल रिचार्ज है, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, है ना, इन सब की आपको एक क्रोनोलॉजी बनानी थी, है ना। तो जब आप जाके देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आपको सीक्वेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको सीक्वेंस अरेंज करना है। इवन जो इन्फिल्ट्रेशन है ना, इससे रिलेटेड सैचुरेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन, ये जो स्टेजेस होती हैं, इसके भी सीक्वेंस आए हुए हैं। तो सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आता है। देन फर्दर हम मूव करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन से। अब मेथड ऑफ इरिगेशन में आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन चार एक ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वो चार एस्पेक्ट कौन से हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कि किस स्लोप पे कौन सी मेथड लगती है, पहला। किस क्रॉप पे कौन सी मेथड लगती है, किस सॉइल में कौन सी मेथड लगती है, और कितनी रेनफॉल, अगर इतनी रेनफॉल है तो कौन सी मेथड लगेगी। ये चार जो क्राइटेरिया हैं, इस पे सबसे ज्यादा आपके मेथड ऑफ इरिगेशन पूछे जाते हैं। लाइक फरो कहाँ लगेगी, बेसिन कहाँ लगेगा, है ना, चेक बेसिन कहाँ लगेगा। आई जस्ट होप आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे। अब मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, इससे क्वेश्चंस भी हर साल आता है, और इसमें पता मैं एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है इस मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर में, कि बस एक वर्ड का चेंज करते हैं। आप लोग जब आर.एस. मीना सर की बुक को जाकर देखेंगे ना, आई जस्ट होप आप सभी जानते होंगे आर.एस. मीना सर की बुक के बारे में, तो जब आप आर.एस. मीना सर की बुक में जाके देखेंगे ना, तो उनने जो भी लिखा हुआ है वहां पे कंटेंट, है ना, उसमें सिर्फ लास्ट का या फिर बीच का एक वर्ड चेंज करते हैं और आपको सीधा सीधा दे देते हैं मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर से, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। और मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे कम एफर्ट्स लगा के और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप इसी मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं पूछते। कोई पूछ लेंगे कि आपको लैब कंडीशन में कौन सी मेथड लग रही है, कोई पूछ लेंगे फील्ड कंडीशन में कौन सी मेथड लग रही है ना, बस एक एक छोटी छोटी सी चीजों का चेंज करते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं जहां पे आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है, या आपको सबसे ज्यादा, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो गलती नहीं होगी, लेकिन मैं कह रही हूँ वाटर पोटेंशियल 90% लोगों को समझ नहीं आता, जेआरएफ स्टूडेंट को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसआरएफ स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको कुछ भी याद करने का नहीं है। जैसे अगर आप जाओगे मेथड में, मेजरमेंट में आपको याद करने की चीजें हैं, लेकिन जब आप वाटर पोटेंशियल के साइड में मूव करते हैं, आपको कुछ भी रटने के लिए नहीं मिलता है। आपको सिर्फ समझना है कि कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ नेगेटिव हो रहा है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव होगा या नीचे पॉजिटिव होगा। ये सारा मतलब वाटर पोटेंशियल इतना अच्छा टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बता सकती हूँ कि इससे अच्छा टॉपिक आपको इरिगेशन मैनेजमेंट में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन 99% लोग, मतलब 90% ही कह सकती हूँ, लोग इसे समझ नहीं पाते, है ना। तो इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्या इफेक्ट हो रहा है, एवरीथिंग, और अपकमिंग जो भी अपनी क्लासेस होंगी उसमें। अब राइस क्रॉप,
राइस क्रॉप को आप अगर चाहें तो आप क्रॉप्स में भी जाके इंक्लूड कर सकते हैं उसके वाटर मैनेजमेंट में, है ना। लेकिन मैंने इधर इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने जेआरएफ एसआरएफ का पैटर्न देखा हुआ है, उसमें राइस क्रॉप के इरिगेशन मैनेजमेंट को भी बहुत टारगेट किया जाता है ना। और इन्फिल्ट्रेशन से जैसे कि इन्फिल्ट्रोमीटर हो गया, और अभी मैंने जो आपको स्टेजेस बताई है ना, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आई जस्ट होप इतना क्लियर हुआ होगा, आप लोग को 2-3 बातें क्लियर हो गई। आपका क्या सिलेबस है ना। उसके बाद में आपके कितने क्वेश्चन इरिगेशन मैनेजमेंट से आते हैं, है ना। आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कौन सी बुक्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। अभी हमने बात करी थी थ्योरी की, अब हमने अभी बताया ना कि हम न्यूमेरिकल को नहीं भूल सकते। आप देखेंगे, मैं बता रही हूँ, सबसे इजीएस्ट पार्ट जो है आपके जीआरएफ का वो है इरिगेशन की न्यूमेरिकल। क्या पूछते हैं, फील्ड यूज इफिशियंसी कितनी है ना, फील्ड यूज इफिशियंसी हो गया, है ना, या फिर प्रोजेक्ट इफिशियंसी हो गया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको अमित भटनागर सर की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, नो डाउट, है ना। आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशो से क्वेश्चंस आते हैं, डेल्टा एंड ड्यूटी से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वाटर रिक्वायरमेंट से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और थोड़ा सा इन्हें करना, वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट है ना। जैसे आप इफिशियंसी में जाएंगे, आईडब्ल्यू अपन सीपी रेशो में जाएंगे, तो उसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो फॉर्मूला है वो पुट कर देना है। लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट में आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जो एरिया कवर्ड है उसमें भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। ड्रेनेज में फर्दर आपका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चलो, हमने इतना बात कर लिया। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैम ठीक है, ये तो हो गया, अब हम इरिगेशन स्टार्ट करेंगे। इरिगेशन क्या होता है, क्या है, ये सारी चीजें ये हम बाद में करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भैया ये वाटर, जब हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर का क्या स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में, और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इरिगेशन मैनेजमेंट की। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है इतना प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, तो क्या ऐसे रीजंस है कि इतना प्रेसिपिटेशन होने के बाद भी हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ रही है। और फिर इरिगेशन का इंडिया में क्या स्टेटस है, कौन सा स्टेट लीडिंग स्टेट है, कौन सी क्रॉप लीडिंग है ना, कितना एरिया है, किस माइक्रो इरिगेशन, चाहे हम ड्रिप की बात करें या स्प्रिंकलर की बात करें, है ना। चलो हम फर्दर मूव करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेस के बारे में। आप लोग ने आई जस्ट होप ये सारा देखा होगा, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, हाँ देखो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। एक बोलते हैं कि वाटर रिसोर्सेस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन। एक आता है वर्ल्ड का और एक आता है इंडिया का, है ना। और दोनों में ही 4 आता है ना। इसमें होता है 1400 और इसमें होता है 400। इंडिया का जो टोटल प्रेसिपिटेशन है वो 400 है, और 400 क्यों है वो हम अपकमिंग मतलब जो आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें देखेंगे, ठीक है। और हमारे टोटल वर्ल्ड में जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं वो 1400 हैं। 1400 बिलियन किलोमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर मिलियन बिलियन किलोमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज है ना कि इतना सारा तो वाटर है ना, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा वाटर की स्कैरिसिटी हो रही है ना। जो वाटर पर कैपिटा है वो रिड्यूस होते जा रहा है। तो क्यों होते जा रहा है, क्योंकि इतना जो वाटर है ना, इसका सिर्फ 2.5% 2.5% ही वाटर जो है वो यूज होता है, मतलब यूज करने लायक है। और इसका भी सिर्फ 1% है वो हमारे लिए असेसिबल है, ये चीज है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इसका जो 97.5% जो वाटर है वो सी वाटर है, और सी वाटर में इतना ज्यादा सॉल्ट होता है कि हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो कितना है ये सी वाटर, 1348 मिलियन बिलियन क्यूबिक मीटर। 1348 मिलियन बिलियन क्यूबिक मीटर जो वाटर है वो सी वाटर है, मतलब वेस्ट है। अच्छा, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला जाता है कि हाँ, अपने अर्थ को
अगर हम वाटर प्लैनेट भी कहें ना तो इसमें कोई दो राह नहीं है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? क्योंकि मैम ज्यादातर वाटर सराउंडेड है ना बॉडी, 1/3 वाटर सराउंडेड। हाँ, ये बोला जाता है, मतलब एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम क्यों अर्थ को अर्थ बोल रहे हैं। हम वाटर प्लैनेट भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि आप देखोगे आपके अर्थ में सबसे ज्यादा तो पानी ही है, ऐसा करके। ठीक है, ओके, अच्छा है। अच्छा चलो, फर्दर मूव करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता रही हूँ, ठीक है, कि जो भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा, अगर वो क्लासेस लेगा, है ना, मतलब कोर्स परचेज करेगा, तो हर क्वेश्चंस पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, हर क्वेश्चंस में। सो बी अटेंटिव, ठीक है? अच्छी डील है कि नहीं है? हाँ या ना? यस मैम। एग्री डॉक्टर सर? अभी अक्षय का नाम लिख लीजिए, है ना? आप जो भी आंसर दे रहे हैं उनका नाम लिखते जाइएगा। जो भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको 5% डिस्काउंट मिलते जाएगा। मतलब अगर आपने 20 क्वेश्चंस का आंसर्स दे दिया, है ना, तो आपका पूरा 100% फ्री हो जाएगा कोर्स। ठीक है, अब फ्रेश वाटर कितना है? सिर्फ 37.5 मिलियन बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर है। सोचिए कितना ज्यादा, 1348 जो है वो आपका सी वाटर हो गया, और 37.5 आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर है। और इस फ्रेश वाटर में भी ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा वाटर यूज कर सकते हैं। इसमें भी अभी आता है कि पोटेंशियल यूटिलाइजेशन इफिशियंसी कितनी है वाटर की, है ना, इसमें भी अभी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब आपका ये जो वाटर है, मतलब आपके पास में जो वर्ल्ड में जितना भी वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है या फिर जो भी हमारे लिए असेसिबल वाटर है, उसमें कितना परसेंट हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, कितना परसेंट हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, और कितना हम डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं। तो अराउंड 70% के, है ना, जितना भी वाटर होता है वो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होता है। और एग्रीकल्चर में भी जो राइस एंड व्हीट है उनके प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा आपका वाटर का यूज होता है, राइस एंड व्हीट। और 22% जो वाटर होता है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, और 8% जो वाटर है वो हम डोमेस्टिक के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ 8%। आपका जितना भी वाटर है ना उसका बहुत ज्यादा अमाउंट जो होता है वो हम इरिगेशन में यूज करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, 70% एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, 22% इंडस्ट्री में, और 8% डोमेस्टिक यूज में, ये आपका पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको जो भी बताया जा रहा है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू है या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको आई जस्ट होप इतना क्लियर हुआ होगा। आपको मैंने प्रॉपर नोट्स दे दिए हैं कि आपका ये सी वाटर है, फ्रेश वाटर है, टोटल वाटर जो होता है जब आप इनको सम अप करेंगे तो 1385 आएगा, लेकिन राउंड फिगर में उसे हम 1400 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना वाटर का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जब आप ग्लोबल में देखेंगे, मतलब पूरे वर्ल्ड का देखेंगे, है ना, तो 70% अराउंड हम किस में यूज कर रहे हैं? अपने एग्रीकल्चर में। ठीक है, और इंडस्ट्री में कितना यूज कर रहे हैं? 22 के अराउंड, और 8% अराउंड आप किस में यूज कर रहे हैं? डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई है, उसमें अराउंड 30% हम डोमेस्टिक एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा होंगी। तो अराउंड हम 58% के हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इंडस्ट्री में, और डोमेस्टिक यूज वही 10 to 12% के अप्रोक्स करते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री लाइक हमारी इंडिया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना, तो 82% के आसपास हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और 10% के आसपास हम किस में यूज करते हैं? इंडस्ट्री में, और डोमेस्टिक यूज हम 8% के आसपास करते हैं। तो ये आपको अलग से हर एक कंट्री का, जैसे पूछ लिया जाए आपको पर्टिकुलर एक कंट्री का, आपको पता है वो कंट्री डेवलप्ड है तो आप बता दोगे हाँ इतना इतना यूज हो रहा है। अगर आपको पूरा वर्ल्ड या फिर ग्लोबल का पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो, बहुत ईजी है।
ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि ओशियन में 97.5% है, 2.5% ही फ्रेश वाटर है। इस 2.5% को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें से 29.9% ही ग्राउंड वाटर है, यही हम यूज कर रहे हैं, है ना। इस 20 मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि ये जो 2.5% है, इसका 1% ही हम यूज कर रहे हैं, और इस 1% में 67% जो है फ्रेश वाटर लेक्स में है, और बाकी ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है सोइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, वेटलैंड, रिवर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, ये बहुत अच्छी चीज है, पता है इसको, मतलब ये वाली स्लाइड दिख रही है क्या आप लोग को? थोड़ा यस और मैम। बड़ा कर, यस ठीक है। मैम। आपको पता है वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? वाटर फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट मैम अलग अलग है किस किस में वाटर का यूज होता है इम्पोर्टेंट? क्या क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब बताइए, कौन बता रहा है? हेलो, फिर से बताइए। मैम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर का क्या क्या यूज रहता है? कैसा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है? हाँ, मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं वाटर फुटप्रिंट का, कि जैसे हम चलते हैं ना, तो हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, है ना। तो वो पूरा, कि अगर हमारे पास में 1000 लीटर पानी है, तो हमने उसका कितना खाना बनाने में यूज कर लिया, कितना हमने नहाने में कर लिया, है ना। और मतलब और भी जो भी होते हैं अपने घर के यूज के लिए जो भी है ना, तो हमने कहाँ कहाँ यूज कर लिया। बेसिकली वाटर को हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक पॉकेट मनी की तरह कंसीडर कर सकते हैं, कि हाँ हमारी इतनी पॉकेट मनी है और हमें इसमें ये चीजें करनी है। तो वही एक वाटर को हम क्या करेंगे, पॉकेट मनी की तरह लेंगे, और हमने यहाँ यहाँ अपने मनी को खर्च किया, हमने हॉस्टल का रेंट दे दिया, मेस फी कर दी, है ना। तो ये सब क्या हो गया, वाटर फुटप्रिंट हो गया। अच्छा, ये बताओ कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए पर डे में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? मैम अराउंड 4 लीटर वाटर। कितना? 4 लीटर? हेलो, यस मैम मैम, अराउंड 4 लीटर। हाँ बताइए, और कोई बताइए। सत्यन, आप बताना चाहते हैं? मैम अराउंड 10 to 20 लीटर। नहीं, बहुत कम बता दिया। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है, हम इसी चीज से कंसीडर कर लेते हैं। आप 10 to 12, आपको 1 लीटर है, सॉरी 1 kg राइस को प्रोड्यूस करने में कितना पानी लगता है? पता है ना आप सभी को? 5000, 5000। है ना। फाइव अब आप बोल यस रहे हैं मैम। 10 to 20 या 4 to 5 बोल रहे हैं, आप कितना राइस खाते होंगे? और उसको, मतलब आप जब अपने लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसमें आप हर चीज इंक्लूड करते हैं आपके पर डे बेसिस पे। आपके नहाने के लिए, खाने के लिए, आप उस खाने में जो खा रहे हैं, है ना, उसमें कितना वाटर है, वो वर्चुअल वाटर होता है ना। जो वाटर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन प्रेजेंट है। और ये जो वर्चुअल वाटर, ग्रीन वाटर, ब्लैक वाटर है ना, ग्रे वाटर है, इससे मैंने अभी देखा था 2024 में भी क्वेश्चन आया था, 2021 में भी आया था, और नेट 2023 में भी क्वेश्चन आया था, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बात बता रही हूँ, जब आप वाटर मतलब पर कैपिटा कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है पर डे बेसिस पे आप इंक्लूड करते हैं ना, तो उसमें आप हर एक छोटी छोटी सी चीज को इंक्लूड करते हैं जहां पे आप वाटर का यूज कर रहे हैं। इवन अगर आप कूलर चला रहे हैं ना गर्मियों में, तब भी, तब वो वाटर पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी पानी गिरा रहे हैं ना, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अराउंड आपको 5000 लीटर पर डे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। डू यू बिलीव दिस? एवरेज बता रही हूं मैं, मतलब इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं बता रही। अब सोचो, अपन को चाहिए 5000 पर डे, लीटर पर डे पानी चाहिए अपन को अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब हाँ, ठीक है, ये, और आपको ये चीज जान के शौक होगा कि आपके पास में सिर्फ 1240 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर, पर पर्सन पर ईयर वाटर अवेलेबल है। मतलब अगर आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 3 जीरो और लगा दोगे, 12,40,000 लीटर पानी अवेलेबल है आपको ग्लोबली, अगर मैं बात कर रही हूँ 1 साल के लिए। अब आप इसे 365 से डिवाइड करिए और देखिए कितना आ रहा है।
और आपको एटलीस्ट 5000 लीटर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए डेली बेसिस पे, है ना। और जब हम ये मिलाते हैं ना पर कैपिटा पर डे बेसिस पे, तो उसमें हम अपनी छोटी छोटी सी जरूरतों को जिसमें पानी यूज हो रहा है, चाहे वो वर्चुअल हो या नॉन वर्चुअल हो, सब इंक्लूड कर लेते हैं। तो सोचिए हम कहाँ है और हमारे पास कितनी पानी की कमी है, और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कितनी पानी की कमी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सोचने वाला टॉपिक है, इसलिए आज के बाद से जब भी वाटर को यूज करिए ना, तो थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि हम बहुत सावर प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ बकेट से नहाने के कंपेयर टू, राइट और रॉन्ग? यस मैम। है ना। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे वाटर का यूज हो रहा है सबसे ज्यादा यूएस में, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पर कैपिटा बेसिस पे ये सबसे ज्यादा वाटर का यूज करते हैं, है ना। और ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि वाटर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वो है कुवैत, है ना। मेड्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप लोग ने कभी एक चीज सुनी होगी, वाटर ट्रेडिंग करके एक वर्ड आता है, वाटर ट्रेडिंग। यस मैम। वाटर ट्रेडिंग होता क्या है और हम करते क्यों हैं? हम जैसे मैम कि लाइक दुबई जैसे कि हम उनके उसके बदले कुछ और ले रहे हैं कंट्री, और अपनी कंट्री से हम वाटर दे रहे हैं दूसरी कंट्री को। अच्छा ठीक है, ओके। कैसे 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 हम करेंगे वाटर ट्रेडिंग, कि हमने बस वाटर टैंक में भरा और भिजवा दिया, ऐसा? नो मैम, जैसे हमने एक सुना है रिसेंटली प्रोजेक्ट हो रहा है कि पाइपलाइंस हो रही हैं कि एक कंट्री से ऑयल आएगा, हमारी कंट्री से मतलब वाटर जाएगा, तो मैम हाँ, ये भी हो सकता है वाटर ट्रेडिंग में। और एक वर्चुअल वाटर ट्रेडिंग भी होती है। वर्चुअल वाटर आप सभी जानते हैं ना, जो ग्रेन के अंदर जो वाटर होता है, जो हम देख नहीं सकते पर उसमें वाटर वो प्रेजेंट है। आपके कोई भी फूड ग्रेन हो गया, आपके कोई भी प्लांट हो गया, है ना। तो क्या होता है कि देखो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है ना जहां पे वाटर की बहुत ज्यादा स्कैरिसिटी है। हमारे यहाँ अभी भी इंडिया में उतना ज्यादा वाटर हर स्टेट में स्कैरिसिटी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट हो सकते हैं जहां पे है। तो वो क्या करती है कंट्री की, वो अपने ग्राउंड वाटर को डिप्लीट नहीं करना चाहती, है ना, क्योंकि वहां पे वाटर की इतनी ज्यादा कमी है कि जितना वो ग्रेन हो गया या फिर अदर जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं ना, फूड वगैरह हो गया, वो इंपोर्ट करेंगे, है ना। उससे ज्यादा एक्सपेंसेस उनके लग जाएंगे अगर वो अपनी ही जो उनका ग्राउंड वाटर है या फिर कहीं से भी वो वाटर को निकालती हैं और फिर उसे ग्रो करती हैं, है ना। तो वो क्या करती हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम अपना वाटर बचा के रखते हैं, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को होगा, वो क्या करती है इसी वाटर को फिर, मतलब ये जो वाटर कंटेंट होता है, मतलब जो वर्चुअल वाटर होता है, ग्रेन हो गया, कोई भी फूड से रिलेटेड आइटम्स हो गए ना, उसे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेती हैं। तो ये बेसिकली उनकी एक स्ट्रेटेजीज होती है कि वो अपने यहाँ के वाटर को डिप्लीट नहीं होने देना चाहती। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो बिंदास राइस लगा रहे हैं, और राइस सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, है ना। और यही हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है बेसिकली देखा जाए तो, ऑन एन एवरेज बात कर रही हूँ, है ना। फिर अब डिफरेंट फूड, कौन से फूड को प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अगर हम सेकंड फर्स्ट, तो एक मिनट में देख लेते हैं इसको। ये देखो, जैसे कि अगर हम इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमें 1 kg लीटर, मतलब 1 kg हमें काउ से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें 15,500 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि ग्रेन के लिए ऑन एन एवरेज अपन को कितना चाहिए होता है, 5000 लीटर बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है 4400 लीटर। शुगर की अगर हम बात करें, हमें 1 kg शुगर के लिए 1500 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कॉफी की बात करें तो 140 लीटर 1 kg कॉफी के लिए जरूरत होती है। अब सोचो अगर आपने कितने 1 kg कॉफी का यूज आप कितने दिन में करोगी, फिर उसे 140 से डिवाइड करो, तो आपने उतना वाटर भी अपने पर कैपिटा बेसिस पे, पर डे बेसिस पे आपने ऐड कर लिया आपके फूड प्रिंट में, है ना। और जो अपन ने पढ़ लिया ना कि जो ग्लोबली है 70% वाटर जो होता है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, 65 to 70% राउंड फिगर लेकर चलना। ये मैंने बता दिया कि राइस जो है उसमें 21% वाटर का यूज होता है, और 12% जो टोटल वाटर है 70% में, इसमें से 21% जो है राइस में यूज हो रहा है, और 12% जो हो रहा है व्हीट के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है जो हमें जानना जरूरी है। अब देखिए कैसे कैसे वाटर जो है ना, पॉपुलेशन ऐसे इंक्रीज हो रही है, वाटर ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ये अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे आए हैं ना जहां पे वाटर की पॉपुलेशन और वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलेशन थोड़ी और हाइक होगी ना, अभी तो 141 करोड़ कुछ हो गई है हमारी पॉपुलेशन इंडिया की, है ना। जैसे जैसे ये हाइक होते जाएगी ना, वैसे वैसे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती जाएगी और कम होती जाएगी पर कैपिटा बेसिस पे। तो सोचो कैसे सर्वाइवल होगा, है ना। जैसे अगर हम 2025 में देखें तो पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1394 मिलियन दी हुई है ना। इन्होंने एस्टिमेट किया था 2009 में, किन्ने, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। और वहां पे पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी इनने कितनी बताई थी, 1341 मीटर क्यूब पर ईयर। अब इसे मीटर क्यूब को अगर अपन को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पर डे बेसिस पे निकालना है तो 365 को डिवाइड कर दीजिए। सोचिए आपके पास में कितना पानी है आपके हर दिन के लिए, और उस बेसिस पे आप यूज करना स्टार्ट करिए। लेकिन सोचिए अभी तो फिर भी 1341 है ना, लेकिन जब आप 2050 तक जाएंगे ना तो पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा पर ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी जो रहेगी वो 1140 मीटर क्यूब पर ईयर हो जाएगी। कितना कम वाटर होते जा रहा है, और हम कैसे अपनी लाइफ में, मतलब आने वाले जो 25 से 30 साल है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो बहुत सीवियर वाटर को फेस करेगी, सीवियर वाटर स्कैरिसिटी को फेस करेगी। ये बहुत सोचने वाला टॉपिक है। हालांकि अब ये सोच रहे होगे कि मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो इसको पढ़ाने के दो रीजन है। एक कि हमें वाटर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और दूसरा इससे क्वेश्चंस आते हैं, एसआरएफ में भी आते हैं, और हो सकता है कभी जीआरएफ में भी आ जाएं। तो आपको अगर आप इरिगेशन पढ़ने आए हो तो आपको वाटर के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट और रॉन्ग? राइट मैम। ठीक मैम। में इंटरेस्ट आ रहा है या ऐसा लग रहा है मैम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं मैम, सही है। देखो क्या है ना, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसके मतलब आपको रूट से, जैसे अपना प्लांट भी है तो सबसे पहले वो सॉइल में जर्मिनेट इमरजेंस होता है, देन वो जाके क्या होता है, मतलब इमरजेंस हो जाता है ना, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ करता है। तो वैसे ही अपन को भी क्या है कि अगर अपन को कभी भी किसी भी चीज को पढ़ना है तो हम वो पढ़ क्यों रहे हैं, और वो कितना है हमारे पास, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हमें पता होना चाहिए। लाइक अगर हम बीड मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम बीड के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो 33% जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रीब्यूट कर लेता है। मतलब आप बीड का सुनोगे ना तो कुछ 11 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स जो है वो इकोनॉमी में हार्म करता है। इसलिए हम बीड मैनेजमेंट पढ़ते हैं। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे वो हम जीआरएफ की प्रिपरेशन में, एसआरएफ की प्रिपरेशन में, या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसका एक इम्पोर्टेंस होता है, और बिना इम्पोर्टेंस के जाने हुए पढ़ना, मुझे लगता है कि उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है और जीआरएफ सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने बात कर लिया कि 65 to 70% जो टोटल वाटर रिसोर्सेस हैं, उन वाटर रिसोर्सेस का किस में यूज हो रहा है, इरिगेशन में यूज हो रहा है। ये हमने बात करी ग्लोबली। ठीक है, अब इसमें से ये कितना एरिया को इरिगेट कर पा रहा है, पूरे कितने एरिया को इरिगेट कर पा रहा है पूरे वर्ल्ड के, जबकि हमारे पास में जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं उसका हम 65 to 70% एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं ग्लोबली। पर फिर भी वो कितना, आपके जो वर्ल्ड की जो लैंड है, एरेबल लैंड है, उसका कितना परसेंट ही इतना वाटर इरिगेट कर पा रहा है। तो आपको बहुत बुरा लगेगा ये जान के कि हम सिर्फ इतने सारे वाटर का यूज करके भी हम सिर्फ 20% ही एरेबल लैंड को पूरे वर्ल्ड की इरिगेट कर पा रहे हैं। अभी भी 80% ऐसी लैंड है जो कि इरिगेट नहीं हुई है, मतलब रेनफेड है। सोचो, जब आपने 65 to 70% यूज कर दिया, उसके बाद भी आप सिर्फ 20% कर पाए, मतलब 280 मिलियन हेक्टेयर अगर कोई आपको एरिया में भी पूछ ले तो सिर्फ आप इतना ही कर पाए। इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस ऐसा करके। ठीक है ना, अब ये जो इरिगेटेड एरिया है 20%, ये जो इरिगेटेड एरिया है वो कितना फूड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो 80% रेनफेड एरिया है वो ग्लोबली कितनी फूड को
कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो 20% इरिगेटेड एरिया है वो 40% फूड का कंट्रीब्यूशन करता है, और जो 80% एरिया है वो 20% फूड को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या है इंडिया में 60% अप्रॉक्स की बात बता रही है ऑन एन एवरेज। 60% जो एरिया है वो 40% रेनफेड एरिया जो है, रेनफेड एरिया हमारे यहाँ पे कितना है ऑन एन एवरेज बता रही हूँ 60% है, जो कि 40% फूड को कंट्रीब्यूट करता है, और जो 40% इरिगेटेड एरिया है वो 60% फूड को कंट्रीब्यूट करता है। ये इंडिया का है। तो हमें कितना वर्ल्ड का है और कितना इंडिया का है दोनों को अलग अलग याद रखना है, इन्हें मिक्स नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? अब अच्छा ये बताओ कि अभी यहां से एक बहुत अच्छी चीज आप पकड़ सकते हो। क्या पकड़ सकते हो? कि मैम हम ग्लोबली भी जितने भी वाटर रिसोर्सेस थे, है ना, वो भी 65 to 70% अपना यूज एग्रीकल्चर में कर रहे थे, और हमने इंडिया में भी अपना 65 to 70% जो वाटर रिसोर्सेस है उनका यूज एग्रीकल्चर में किया। तो मतलब इरिगेशन में कोई ना कोई अच्छी रैंक तो हमारे इंडिया की जरूर होगी, मतलब इरिगेटेड एरिया में। आप बताओ वर्ल्ड में हमारे इंडिया की कौन सी रैंक है इरिगेटेड एरिया में? एनीवन? सेकेंड रैंक है। हम हमेशा एक ही चीज से तो मार खा जाते हैं कि हमारे आगे चाइना आ जाता है। राइट और रॉन्ग? राइट मैम, चाइना फर्स्ट पे है। हाँ, चाइना फर्स्ट पे है। और कितना एरिया है इसका? जितना भी इसके पास में एरेबल लैंड है, इसका 21.3% एरिया जो है इरिगेटेड है, यानी कि 69.4 मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया जो है वो इरिगेटेड है। बट हम भी कम नहीं है, हम भी जस्ट इसके नियर पे हैं। ये 21.3 है और हम 20.6%। एरिया हमारा जो है वो इरिगेटेड है, और 66.7% मिलियन हेक्टेयर, जो कि हमारे टोटल नेट सोन एरिया का कितना होता है? अप्रोक्स 45% होता है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टोटल वर्ल्ड में जितना भी एरिया इरिगेटेड है उसमें हमारा इंडिया कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो वो 20.6%। मतलब ये जो 20% है ना, जब हम इस 20% को 100% कंसीडर करेंगे, है ना, मतलब 280 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है ना, इसका 20.4% जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? यानी कि 66.7% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? मिलियन हेक्टेयर सॉरी एरिया हमारा इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो कि हमारे, अगर हम अपने खुद के इंडिया से अगर कंपेयर करें कि नेट सोन एरिया में से कितना हमारे पास में इरिगेटेड है, तो 45% इरिगेटेड है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो अपन को जान लेना है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड इज किस कंट्री का है, तो आप क्या बताओगे? अब चाइना। ठीक है, अब ग्लोबल वाटर बैलेंस है तो इसमें कुछ नहीं है, ये प्रेसिपिटेशन होता है, एवापोरेशन हो जाता है, कुछ वाटर जो होता है वो ओशियन में चला जाता है, फिर ओशियन में भी प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एवापोरेशन हो जाता है, हो गया काम। इसकी थोड़ी सी स्टेट है, देखना हो देख लेना, उतना कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। स्टेट इंपोर्टेंट है, हमारे इंडिया का वाटर बजट बहुत इंपोर्टेंट है, जिससे आपको एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ने में या लग रहा है मैम बहुत हो गया, बोरिंग सा पढ़ा रहे आप? तो किस किस को मजा आ रहा है? एक बार थोड़ा तो 2 मिनट वो कर ही सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। अच्छा लग रहा है? यस मैम, अच्छा लग रहा है। यस मैम। चलो बढ़िया, मेरी मेहनत सफल हुई। मतलब पता क्या है, अगर आप पढ़ाने आए हो और बच्चों को समझ में आ जाए, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता। हाँ, तो एक इन बिटवीन में आप लोग से एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि भले ही आप लोग पेड कोर्स लेना नहीं लेना वो आपका खुद का डिसीजन है ना, लेकिन अगर आप JRF, SRF या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जितनी भी फ्री क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं या फिर यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, प्लीज जाके देखिएगा प्लीज। या फिर जो भी फ्री लेक्चर सीरीज वगैरह कुछ भी रहेगा तो उसे आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा, एक बार देखिएगा कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। इतना आप लोग जरूर करिएगा।
चलो अब हमने पूरे वर्ल्ड की बात कर ली कि भैया इतना इतना वाटर स्केयर है, ये लीडिंग कंट्री हो गई है ना, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम क्या बात करेंगे अपने इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में क्या, देखो इंडिया के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ। हमारे पास में पूरे वर्ल्ड की कितने परसेंट पॉपुलेशन है इंडिया में? पूरे वर्ल्ड की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है, कोई बता सकते हैं? 17%। बढ़िया मैम, कोई बात नहीं है, 17% पॉपुलेशन है, हम तो रईस हो गए पॉपुलेशन के मामले में, ऑब्वियसली बात है रईस हो गए। लेकिन वाटर कितना है हमारे पास में? अगर हम इस पूरे 100% वाटर को देखें तो सिर्फ 4%, पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% वाटर हमारे इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4%, पॉपुलेशन कितनी? 17। अच्छी बात है मैम, हम तो काफी रईस है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन हमारे पास में वाटर कितना है? 4%। ठीक है, वाटर भी ठीक ठाक है, लेकिन मैम लैंड कितनी है जिसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन कर सकते हैं या फिर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं? बहुत बुरी कंडीशन है हमारी इंडिया की। हमारे इंडिया के पास में सिर्फ 2.4% ही लैंड है। अब आप सोचिए कि पॉपुलेशन हमारे पास है 17%, है ना, वाटर हमारे पास में 4%, लैंड हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2.4%। हमें इस 2.4% लैंड में इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है कि हम इस 17% पॉपुलेशन को क्या कर सके? फीड कर सके, इसकी जो डेली खाने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। इससे 2.4 और 4% वाटर से हमें इस 17% पॉपुलेशन को फीड करना है। इसीलिए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अब कौन सा एरा आ गया है? अब फिर से हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे फोकस करने लग गए, फिर से हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि इस पॉपुलेशन को फीड करते करते हमारी सॉइल डिटोरेट हो गई है। अब अगर हमारे जैसे सॉइल की हेल्थ ही डिटोरेट हो गई है तो कैसे, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस 17% पॉपुलेशन को फीड कर सके कंटिन्यूअसली। आने वाले जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी ईयर्स मतलब इस अर्थ में लोग हैं या फिर इंडिया में लोग हैं, कैपेबिलिटी नहीं बची। इसलिए अब क्या हो गया है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव ला रही है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट और प्लानिंग्स कर रही है ताकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ओर जा सके और हम क्या कर सके, हाँ, अपने जो सॉइल की हेल्थ है उसको फिर से इंप्रूव कर सके। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास में सिर्फ 2.4% लैंड और आपको 17% पॉपुलेशन को फीड करना है। अब चलो ठीक है, ये तो हो गया सोचने वाली बात। अब इसे याद कैसे रखना है ना? 17% पॉपुलेशन है, आप सबको याद रहेगा। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि जहां पे 4.2% और 2.4% लिखा आ जाता है ना? इसे आप 4.2% या फिर 4% कंसीडर कर सकते हैं, है ना? जो ज्यादा दिख रहा है, जैसे आप सभी को पता है कि क्या है आपका 1/3 जो है वो वाटर है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर ही ज्यादा होगा। तो 42 एंड 24 जब आप इसे पलट देंगे, 42 को आपने पलटा तो 24 बन गया। इसमें से जो ज्यादा है वो क्या है? वाटर। जो कम है वो क्या है? आपका लैंड है। तो ये याद करने की ट्रिक है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? ये भी PYQ है, आपके शायद SRF में पूछा गया था। इस तरीके से आप याद रख लेंगे ना आप याद? यस। आप बताइए, आप सभी को पता है कि आपके पास में कितना ज्योग्राफिकल एरिया है? आपके इंडिया की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ 329 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। कितना प्रेसिपिटेशन आपका पर ईयर होता है ऑन एन एवरेज? बताना है आपको, जल्दी जल्दी। जो भी बताएगा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे आपको प्रेसिपिटेशन ही बताना है बस। रेनफॉल कितना हो रहा है पर ईयर? एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना, ये बताओ। 1000 मैम। 1000। अभी 1000 तो 1100 है मैम। हाँ, 1190, 1185, 1200, ये हम एक डिजिट लेकर चलते हैं ऑन एन एवरेज, मतलब 1150 से 1200 के बीच में। 1194। क्या?
यवता आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। 93 क्या बोल रहे हो गणेश, एक बार और बोलना। 1094 डाटा में दे रखा है मैम ये। देखो मैं बता रही हूँ ना, 1100 से लेकर के 1200 के बीच में आपको कोई भी डिजिट मिल जाएगी। हर बुक में आप देखोगे 1190, 1185 है ना, अलग अलग में अलग अलग है। ठीक है, 1190 भी ठीक है, 1090 भी ठीक है, क्योंकि वो 1100 के आसपास आता है। ठीक है ना, अभी ये जो आप 1090 बता रहे हैं, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक आपके लिटरेचर में क्या चल रहा है, 1190 चल रहा है। ठीक है, अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, आपके पास में इतना ज्योग्राफिकल एरिया है, इतना प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, तो अब आप इससे ये निकाल सकते हो कि आपका टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो जब आप 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया को 1190 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि 400 मिलियन हेक्टेयर जो है वो आपका टोटल प्रेसिपिटेशन हो रहा है। मिलियन हेक्टेयर मीटर आपका टोटल प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अगर आपको कहीं का भी, किसी भी स्टेट का, अगर आपको ये पता है इतना ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पे पर ईयर इतना एनुअल प्रेसिपिटेशन हो रहा है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में टोटल इतना प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर आप इसे 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हो, या फिर आप 4000 किलोमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। ठीक है ना, सारा सेम है। तो आपके पास में कितना प्रेसिपिटेशन है आपके इंडिया का, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, और आपके वर्ल्ड का कितना है, 1400। याद रखना, 1400 वर्ल्ड का, इंडिया का 1400 है, सॉरी 1400 वर्ल्ड का है और 400 आपके इंडिया का है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये तो हमने बता दिया एवरेज इतना हो रहा है, मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो कहाँ पे हो रही है और कितनी होती है, एनुअल की बात कर रहे हैं। इंडिया में मैम? हाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। चेरापूंजी में होती है ना? चेरापूंजी में होती, कितनी है, 11,000। और मिनिमम कहाँ है, मिनिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल कहाँ पर है, राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान से 100 mm होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, नेट इरिगेटेड एरिया कितना बता दिया मैंने, 65 है। नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है अपने यहाँ का, 142 है। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा है, ये तो खुद से पढ़ सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन आया था इस बार एसआरएफ में, रेनफेड कल्टीवेटेड एरिया कितना है, वो तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में रिचा मैम बताएंगी, पर मैं भी जनरल नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, 77 मिलियन हेक्टेयर या फिर 55%, ये एसआरएफ में आया था इस बार के। तो आप लोग अगर देखोगे ना अच्छे से, क्वेश्चंस ज्यादा वैसे नहीं आते कि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप नहीं पढ़ सकते, बस बात होती है कि आपको वो चीज याद है या नहीं है, आपने वो चीज देखी है या नहीं देखी है, बस ये होता है। और यही अच्छा कारण होता है कि आपको ना PYQ देखने चाहिए, उससे आपको पता लगता है कि क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है। ठीक है, ये सब देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बना दिया था। इंडिया है, 70% पॉपुलेशन है, लैंड 2.4% है, वाटर 4% है। याद कैसे रखना है, 42, जो ज्यादा आएगा वाटर आएगा, उसे परत दो, 2.4 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, लैंड हो जाएगा। पॉपुलेशन याद रखनी है 17%, ये सारा आप पढ़ लेंगे खुद से, टोटल प्रेसिपिटेशन ये सब हो गया। अब क्या, ये तो हो गया। अब आप लोगों को पता है कि आपका जो 14 मिलियन हेक्टेयर, 1400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये जो आपका टोटल प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये प्रेसिपिटेशन एक ही बार में हो जाता है या धीरे धीरे करके होता है, इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसका जो 80% आपको पता है ना, 80 एंड 20 में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे 80 एंड 20 में, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो 80%, टोटल रेनफॉल का 80% साउथ वेस्ट मानसून से होता है, और जो रिमेनिंग होता है ना, वो 20% होता है।
तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो होता है ये टोटल 400 का 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो होता है वो कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट मानसून से आता है। और जो 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर, अगर आप 400 का 20% निकालोगे तो वो 100 होगा। मिलियन हेक्टेयर मीटर कहाँ से आता है, रेस्ट ऑफ द ईयर से आता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 1400 आपका ये जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है इसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ जा रहा है ये? ऐसा तो नहीं एक ही जगह भर जा रहा है और हम डूब के मर जाएंगे। आपको पता है ना अभी दिल्ली में ही हो गया। अगर सोचो ये 14 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी बारिश हुई और एक ही जगह स्टेगनेट हो जाए तो फिर क्या होगा? तो कहीं तो जा रहा होगा, और जो जा रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो SRF 2023 का PYQ है। हम ग्राउंड वाटर, हाँ, कहाँ कहाँ जा रहा है? ग्राउंड वाटर में चला जाएगा क्या मैम? सॉइल के अंदर जा रहा, सॉइल के अंदर भी जाएगा, कुछ इवापोरेट भी हो जाएगा, कुछ रन ऑफ भी हो जाएगा। और जो सॉइल के अंदर जाएगा उसमें कुछ ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट कर देगा, कुछ सॉइल मॉइस्चर में कंट्रीब्यूट कर देगा, जिससे वाटर क्या कर लेंगे, इमीडिएटली अपटेक कर लेंगे। और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देगा उसे हम बाद में क्या करेंगे, ट्यूबवेल या फिर मतलब ट्यूबवेल के थ्रू हम क्या करेंगे, निकालेंगे उसे और फिर उसे फर्दर यूज करेंगे, है ना। इसलिए थैंक गॉड कि एक साथ इकट्ठा नहीं होता और हम बच गए। चलो तो हम देखते हैं ये जो 400 है ना, इसका 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो होता है वो सॉइल में इनफिल्ट्रेट हो जाता है। ठीक है ना, 215 यहाँ पे हो गया। और ये जो 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर है ना वो इवापोरेट हो जाता है और रिमेनिंग बचेगा 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो कि सरफेस फ्लो या फिर रन ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये जो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर है इसका 165 जो होता है वो सॉइल मॉइस्चर को कंट्रीब्यूट करता है और रिमेनिंग कितना बचेगा, 50। और ये 50 क्या करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देता है, जिसे हम लेटर यूज करते हैं और इसे हम इमीडिएटली यूज कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना जो टोटल प्रेसिपिटेशन होता है उसका कितना मिलियन हेक्टेयर मीटर हम इमीडिएटली यूज हो जाता है, तो कितना है 165। कितना स्टोर हो जाता है या फिर लेटर यूज के लिए रहता है तो वो होता 50। ठीक है, अब जो 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर है जो कि सरफेस फ्लो हो रहा है, इसका एक तो 105 जो होता है ना, वो कहाँ से आता है, प्रेसिपिटेशन से, और 10 कहाँ से आता है, स्नो से। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो हम 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर की बात करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ रेनफॉल नहीं है, यहाँ पे जो स्नो हो गया, जो ग्लेशियल आइस पिघल रहे हैं, सबको एक्यूमुलेट करके हम निकालते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आगे जाना है या फिर हम कल कंटिन्यू करें इसको? अभी एनुअल वाटर बजट भी है जो कि आपके 2023 का आई थिंक PYQ है। ये देखो, ये PYQ है SRF 2023 का। इसके बाद में भी चीजें हैं, ये एनुअल वाटर बजट है जो कि आपके 2023 में आया था। आपको इसका सीक्वेंस मैंने बताया ना, क्रोनोलॉजी बतानी थी कि किसमें सबसे ज्यादा वाटर यूज हो रहा है ना। ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो हम कल पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा कि हमारा इरिगेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो आई थिंक वो हम कल अब करेंगे कंटिन्यू। आई जस्ट होप आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा और आप लोग कल फिर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। यस मैम। यस मैम। है ना, मैम किसी का कोई सजेशन है कि मैम आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग स्किल में? हाँ निखिल बोलिए। आप लोग का कोई सजेशन जैसे जो आप लोग देना चाहते हैं, फ्रीली दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ये चीज इम्प्रूव करनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम वन कल क्वेश्चन फिर मैम, आएंगे। क्या? एक क्वेश्चन था मैम। हाँ गणेश बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ गणेश बोलिए बोलिए।
जैसे कि मैं लास्ट अब 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ तो मैं क्या अब से स्टार्ट करूँ तैयारी, तो हो सकता है क्या जेआरएफ में? बिल्कुल आराम से, 101% मैं कह रही हूँ। मैं आपको इतना गारंटी दे देती हूँ कि आप पूरी क्लासेस अटेंड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, है ना। और कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ क्लियर करते जाइए। पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं आप लोग को एक बात बता रही हूँ, है ना। अभी तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं था जो डाउट वाला हो, है ना, लेकिन अपकमिंग जो अपनी क्लासेस होंगे उसमें डाउट्स भी आपके क्रिएट होंगे। आपको क्लासेस, किसी की भी क्लासेस लेना, मतलब मैं अपने ही चैनल को इतना प्रमोट नहीं करती कि नहीं आप जो पेड कोर्सेस है उसे लीजिए, है ना। लेकिन आपको पेड यस। कोर्सेस लेने का क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई जाके यूट्यूब से जाके क्लासेस देख लेता है ना। वहां पे इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं है। और दूसरा, ऑथेंटिसिटी की बहुत कमी हो जाती है, ठीक है। तो यस मैम। जरूरी ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ा, जरूरी ये होता है कि आपने अगर 20% भी पढ़ा है तो उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है या नहीं है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप जाइए और ऐसा रेडी या जीके रेडी की जो बुक है इरिगेशन एग्रोनॉमी की, उसके दो पहले के चैप्टर पढ़िए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों पढ़ा है और इसकी क्या इंपोर्टेंस है और उसमें क्या लिखा हुआ है और इस स्लाइड में आपको क्या मिलेगा, है ना। तो मैं आपको, कोई भी है कहीं भी जा रहा है, जरूरी नहीं वो हमारे पेड कोर्सेज में आए या फिर पेड कोर्सेज ले ही, लेकिन ये चीज मेक श्योर करे, चाहे वो आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, है ना, या फिर आपके कोई कलीग्स हैं या फिर कोई सीनियर्स हैं, कहीं भी अगर डाउट आ रहा है ना तो उस डाउट को क्लियर करते चलिए। अगर आप इनिशियली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इतना कह सकती हूँ, अगर कोई भी अभी भी नेट की, जेआरएफ की, एसआरएफ की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है और वो हमारे साथ 1 डे से कंटिन्यू करता है, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि उसका 100% रिजल्ट लाने की जवाबदारी हमारी है। बट कंडीशन है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम क्लासेस ले रहे हैं आप आ नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है कि हम टेस्ट बना रहे हैं, हम टेस्ट अपलोड कर रहे हैं और बच्चे आते नहीं है, है ना। ये लास्ट बैच में हमने बहुत चीज फेस करी है। तो आप कितना एफर्ट्स दे रहे हैं, है ना, और हमारा कितना एफर्ट्स है, इन दोनों एफर्ट्स को मिला के ही कोई रिजल्ट जनरेट होता है, ठीक है। और कोई यस क्वेरी किसी को क्लासेस से रिलेटेड? हम न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? न्यू बैच यही है, न्यू बैच यही मतलब बोल सकते हैं हम आज ही से स्टार्ट हुआ है। अभी तक हमने डेमो क्लासेस रखी थी 3, आज से हमने ये न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। और आपको अब मैं इरिगेशन कंटिन्यूअसली पढ़ाऊंगी। कुछ दिन फ्री क्लासेस हैं, कुछ दिन मतलब 2-3 दिन, अब जितने भी दिन रहे, है ना, वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप लाइव क्लास में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग को कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हमारे साइड से नहीं होगा। और ये हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, आप हमारे प्रीवियस बैच के बच्चों से बात करेंगे तो वो भी आपको ये बात बताएंगे कि हमने अपना 101% एफर्ट्स दिया है। और उस बार अगर कोई हमसे गलतियां हुई भी हैं, हमें लगा कि हम कहीं लैग किए हैं, तो इस बार हम उन्हें पूरी मेहनत के साथ में इम्प्रूव करेंगे, ऐसा है। और आपके डाउट्स, और मेरा मेन फोकस यही है आपके डाउट क्लियर करना, ये मेन फोकस है, ठीक है। मैं ना जैसे ज्यादातर बताते हैं बहुत सारी बुक है, तो इतनी तो नहीं पढ़ सकते, 1 2 3 नहीं 4 नहीं पढ़ नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी बुक पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको इरिगेशन के लिए क्या बताया, आप एक बुक रख लीजिए इरिगेशन एग्रोनॉमी की। यस आप यस। एक बार उस बुक के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से, है ना। और फिर आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मैं गारंटी दे रही हूँ कि उससे 90% क्वेश्चन या 95% क्वेश्चन, इवन आपके, अगर मैं जीआरएफ की बात करूँ तो 99% क्वेश्चन उसी से आता है। बस हम गलतियां कहाँ करते हैं, हम ना बुक्स को देखते नहीं अच्छे से, हम समझते नहीं कि बुक्स में लिखा क्या है। इवन एसआरएफ की मैं बात बताई हूँ कि इसी इरिगेशन एग्रोनॉमी की बुक से लाइन टू लाइन उठ के आई हुई है, लाइन टू लाइन। पर प्रॉब्लम क्या होती है, इतना सारा कंटेंट है ना। एक बुक को एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इनिशियल स्टेज में, अगर आपको नहीं पता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो, है ना। फिर हम क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं, है ना। और फिर हमें लगता है यार क्वेश्चन कहीं से भी आ गए। तो जेआरएफ में क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं आते हैं, वो आते हैं बुक से। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसे ये नहीं समझ पाते कि हमें किस कंटेंट में फोकस करना है। वहां पे बहुत सारी थ्योरी भी लिखी हुई है। अभी मैंने आपको, हाँ ठीक है,
अभी मैंने आपको जो दो मतलब कह सकते हैं, अगर मैं कल की क्लास भी ले लूंगी ना, तो आपको मैंने इरिगेशन एग्रोनॉमी के 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए है ना। लेकिन यही 2 चैप्टर आप जाके पढ़िए इरिगेशन एग्रोनॉमी से, तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट है इसको पढ़ना और कितना इजी होता है जब कोई हमें सामने वाला जो खुद JRF SRF क्वालिफाइड किया हुआ है ना, वो आपको पढ़ा रहा है, तो ये बहुत इजी हो सकता है। और हमारे यहाँ जितने भी ट्यूटर हैं सारे JRF क्वालिफाइड है, और SRF भी अभी 2 हैं जिन्होंने SRF दिया है, और हम दोनों ही 2 और ट्यूटर हैं जो कि हम SRF क्वालिफाई कर सके हैं। हाँ बिल्कुल, हम नोट्स भी देते हैं आपको। ये जो नोट्स है ना, एज इट इज नोट्स आपको मिल जाएंगे एग्री डॉक्टर ऐप पर। लेकिन हाँ अभी ये है कि अगर आप एक दिन के अंदर मतलब अभी आप करते हैं है ना, तो आपको डिस्काउंट भी देंगे। सर का मैसेज आया है कि बोल दीजिए कि अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। और बाकी ये मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपको जितने भी, हाँ एक और स्पेशलिटी बताती हूँ, हमने इस वाले बैच में एक बहुत अच्छा चेंजेस किया हुआ है। वो ये चेंजेस है कि पहले हमने क्या किया था कि जो एग्रोनॉमी का स्टूडेंट था उसी को हमने सॉइल साइंस पढ़ाने के लिए रखा हुआ था, है ना। अभी हमने क्या कर दिया है कि एक सॉइल साइंस जिसने बहुत अच्छे से अपना SRF दिया था, है ना, जो कि मेरी खुद की जूनियर है, मैंने उसे देखा, नियरली देखा, उसके नॉलेज को देखा, और फिर मैंने उसे ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ से आ जाइए, है ना। तो अब क्या है, वो है SRF का प्रिपरेशन उसने किया बढ़िया से, है ना, सॉइल साइंस से। अब वो आपको आके जब एग्रोनॉमी में सॉइल साइंस पढ़ाएगी ना, तो वो पढ़ के आई है ISSS से, और आपको यहाँ पे नोट्स बना के हर एक चीज को बताएगी। तो क्या होता है, बहुत सारा ऐसा चीजें होती है ना कि एग्रोनॉमी स्टूडेंट जो होता है वो इरिगेशन मैनेजमेंट, वाटर मतलब ये जो वीड मैनेजमेंट हो गया, ड्राईलैंड हो गया, इन सब में स्किल कर लेता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सॉइल साइंस छूट जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए हम एक सॉइल साइंस वाली मैम को ही हायर किए हुए हैं कि वो आप लोग को सॉइल साइंस पढ़ाएं। और जो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम ट्रिटाइज वगैरह को प्रेफर करते हैं उसमें नहीं है ना, वो चीज हम क्या कर सके, वो आपको बता सके, और आपका कहीं भी जो है वो सॉइल ना छूटे। तो ये हमारी इस बार की स्ट्रेटेजी है। तो इस पर हम बहुत सोच के रखे हुए हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे, है ना। बस आप लोग का सपोर्ट है, अगर आप लोग आए तो देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा। प्रीवियस ईयर मैंने वो इरिगेशन भी पढ़ाया था और मैंने बीट साइंस भी पढ़ाया था, है ना। तो बीट साइंस का तो इतना अच्छा रिव्यू आया है, मतलब आप उसके नोट्स जाके देखेंगे, अभी भी हमारे ऐप पर हैं, आप उसके नोट्स जाकर देखेंगे, लोगों को बहुत दिक्कत होती है ना। आपको जब डिस्पर्सन मैकेनिज्म पढ़ना है ना, अगर आपको बीट की एनाटॉमी पूरी बता दी जाए कि हाँ भाई ये बीट इस टाइप का दिख रहा है और इसके बिंग है, इस बीट का जब आप देखेंगे ना इसमें बिंग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बिंग से डिस्पर्स होता है। तो मैंने पूरा बहुत कोशिश करी थी, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे कि आपको पूरा वहां पे पूरा फोटो वोटो लगा के सारी चीजें, आप लोग जब आगे आएंगे या फिर आप लोग जब यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं बीड मैनेजमेंट के, आप लोग को जब देखेंगे ना तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ बीड मैनेजमेंट सच में कितना अच्छा पढ़ाया गया था यहाँ पर। और भी सब्जेक्ट, इवन आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर ले लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग ले लो, है ना, ये सारे चिन्मय सर ने कवर किए थे बहुत अच्छे से। रिचा मैम का भी बहुत अच्छा रिव्यू था बच्चों का ऑल ओवर। हाँ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी प्रोसेस ये है, आप एग्री डॉक्टर ऐप पे को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, है ना। वहां पे एग्रोनॉमी का आपको कोर्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए तो आप लोग वहां पे जाएंगे, आपको प्रोसेस होते जाएगा वो 1 बाय 1। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं एक नंबर बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, उन पे कॉल कर लीजिएगा, वो सर आपको सारा बता देंगे और डिस्काउंट भी दे देंगे। लिखिए, लिख रहे हैं क्या कोई? हाँ यस मैम। 7891 53 0874, ओके मैम। है ना। अब सत्यन आपकी क्वारी में बता देती हूँ किसके लिए आपको बुक पूछनी है, एक मिनट में देख लेती हूँ। JRF के लिए या नेट के लिए? JRF JRF के लिए, है ना। तो देखो JRF के लिए कोई एक बुक नहीं है ना। इनिशियल स्टेज पे अगर आपको कॉन्सेप्ट कवर करने हैं तो कोई एक बुक नहीं है। जैसे अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना? यस मैम। तो बेसिक्स क्लियर है तो आप SRAD मतलब ये जो इरिगेशन एग्रोनॉमी है, इरिगेशन के लिए प्रेफर कर लीजिए। दास सर की बुक है वो, एक दास सर की बुक बीड मैनेजमेंट के लिए, एक दास सर की बुक सॉइल साइंस के लिए, है ना। फिर ये जैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया, आप उसको आपके SRAD और रेडियन रेडी से पढ़ सकते हैं।
मेट्रोलॉजी आप SR रेड्डी की बुक है उससे पढ़ सकते हैं, है ना। और फिर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, है ना, और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग वगैरह हो गया, तो इसके बहुत अच्छे नोट्स चिन्मय सर ने बनाए हुए हैं, है ना, अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, इतना हम कह सकते हैं, है ना। आपको नहीं, यहाँ पे हाँ ऐसे मेरे पास SR रेड्डी की बुक है मैम, बेसिक मैंने उससे कुछ पढ़ रखे हैं। उसके बाद में मेरे पास एक और 2 बुक है, तो इसलिए मैंने पूछा कि SR रेड्डी सही है या और कोई बुक प्रीफर करना पड़ेगा। देखो, SR रेड्डी बस से JRF नहीं होगा, मैं ये बात बता दे रही हूँ। SR रेड्डी बस से JRF नहीं होगा, है ना। अगर आप SR रेड्डी की बुक से, मतलब जो अपनी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, उससे जाके आप इरिगेशन भी पढ़ते हैं ना, तो जैसे एनुअल बजट हो गया, उसमें नहीं दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि अगर जो है ड्राई कंडीशन है या फिर सेलाइन कंडीशन से रिलेटेड PYQ आया था कि अगर सेलाइन कंडीशन है, सेलाइन सॉइल है, तो हमें सीड को कहाँ पे, रिज के साइड में, ब्लो में, टॉप में, कहाँ पे ग्रो करना चाहिए। तो इसका अगर आप देखेंगे ना, तो आपके SR रेड्डी में, मतलब ये जो है आपकी इरिगेशन एग्रोनॉमी, उसमें प्रॉपर डायग्राम बना के बताया गया है, लेकिन वो कंटेंट आपको SR रेड्डी जो है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, उसमें नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलर बुक है वो आपको प्रेफर करना पड़ेगा। ये है। और मैम नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? JRF और नेट का सेम सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। JRF एग्जाम किसके लिए होता है? नेट। देखो, जो JRF एग्जाम होता है वो MSc में एडमिशन के लिए होता है ना। यस मैम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी रैंक के बेसिस पे ये आपके जो भी 64 कॉलेजेस और अभी तो प्लस हो गए हैं, है ना, उसमें जाके आप अपने डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन से आपने JRF दिया है, उस डिसिप्लिन में आप जाके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, है ना। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, जनरल की लाइक 670 के अंडर पे आती है, जो जनरल OBC है, तो उनको JRF फेलोशिप मिलती है, जो कि 12,600 रुपीज होती है। वो बहुत ह्यूज अमाउंट होती है ना। लेकिन अगर उसके बाद आपकी रैंक आती है तो आपको NTS मिलती है, जो कि 5,000 अप्रॉक्स होती है। ठीक है, अगर आप नेट बता रहे हैं तो नेट आप MSc जब आपकी हो जाती है, MSc जब आपकी चल रही होती है, तब आप नेट के लिए एलिजिबल होता है। और नेट आपके प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके लिए बहुत इनिशियल होता है। अगर आपको प्राइवेट में भी जाके पढ़ाना है ना। यस मैम। तो उसके लिए नेट जरूरी होता है। नेट के लिए कोई भी बैच ज्वाइन नहीं करना है, नेट के लिए यही बैच है। आप देखेंगे नेट और JRF में कोई भी डिफरेंस नहीं है उसके सिलेबस में, कोई भी। मुझे मैम ज्यादातर नेट के लिए प्रीफर करना है, क्योंकि मैम मैंने MSc में एडमिशन ले रखा है मैम। अच्छा, MSc में तो आप ये कोर्स ना, आप ये ऐसे पेड कोर्स को ले लीजिए, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका नेट क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट में और JRF के में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने एक ही बार नेट दिया हुआ है तो आप देखेंगे जाकर के सेम सिलेबस है। अभी तक तो मैंने एग्जाम दिया नहीं है मैम, इसी बार मैंने MSc में एडमिशन लिया। अच्छा, अब मैंने दिया हुआ है ना, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन आप नेट का सिलेबस भी यही बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू ICR। ठीक है, और वही सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। और आपका दिसंबर में आई थिंक नेट आने वाला है, उससे पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो मैम जैसे इस बार मैम MSc फर्स्ट ईयर में है, तो इस बार नेट का एग्जाम दे सकते हैं मैम? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं आप। मैम कोई बता रहा था कि जैसे फाइनल ईयर में जाने के बाद ही नेट का एग्जाम दे सकते हैं। देखो, दे सकते हैं, और एक होता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। आप अभी यहाँ पे दे सकते हैं एज अ एप्रिएंट, है ना, कि आपको अपीयर करना है, आप दे दीजिए। लेकिन अगर आप MSc सेकेंड ईयर में हैं, तो आपका अगर क्लियर होता है तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। और मैम फर्स्ट ईयर में जो क्लियर होगी उसकी वैल्यूएबल नहीं रहेगी वो मैम? नहीं, उसका वैल्यू नहीं होता है। यस। पर अगर आप एक बार MSc में क्लियर कर लेंगे ना फर्स्ट ईयर में, तो जो सेकेंड ईयर में आएगा ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर पे। और दूसरी चीज ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे PhD के लिए एंट्रेंस होता है जहाँ पे नेट एलिजिबिलिटी मांगता है, नेट की, है ना। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि अगर इन केस आप जब MSc कर रहे हैं, है ना, आपका MSc कंप्लीट हुआ, मान लो नेट का नोटिफिकेशन नहीं आया और आपने MSc में क्लियर करके रखा है फर्स्ट ईयर में, तो वो भी आपका यूज हो जाएगा।
तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट ईयर में भी क्लियर करते हैं तो आप हर चीज के बेनिफिट तो है अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो। और किसी का कोई क्वेरी है नेट जेआरएफ से रिलेटेड तो मैम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? आप एग्री डॉक्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी और का कोई क्वेरी है क्या? आई एम इन सेकेंड ईयर एमएससी एग्रोनॉमी मैम, हो जाएगा नेट क्लियर इससे? हाँ बिल्कुल हो जाएगा 101%, क्योंकि जेआरएफ, और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल जेआरएफ को पकड़ लिया तो जेआरएफ, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। उसका रीजन यही है कि हमें ऑलराउंडर बनना है। जो हमारे बीएससी के भी बच्चे हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि जब वो एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो नेट के लिए भी क्वालिफाई करने के कैपेबल हो जाए। इस वजह से हम थोड़ा पैटर्न को भी इम्प्रूव करके चलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अभी जो सिलेबस है ना उससे थोड़ा हम एक्स्ट्रा एडवांस ही पढ़ाएंगे, ताकि अगर इनकेस जीआरएफ में भी कहीं से क्वेश्चन इधर उधर आता है, नेट में आता है, तो हम वो क्लियर कर सके। ठीक है, और कोई क्वारी है आप सभी की किसी की भी? आई जस्ट होप इतना ठीक है आज के लिए। कल हम फिर मिलेंगे, है ना? कल आप सभी को आना है, हम इरिगेशन को कंटिन्यू करेंगे 6:30 यू विल बी हियर। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और मानवी, अगर आपको कोर्स लेना है ना तो आप ये जो नंबर दिख रहा है ना 7891530874, इसमें सर को कॉल कर लीजिए। मतलब एग्री डॉक्टर जो आपने अगर किसी भी ग्रुप में होंगी ना तो वहां पे सर का नंबर है। ओके मैम। आप कॉल कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे पूरा, और अगर डिस्काउंट है तो वो भी दे देंगे सर आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।